students, welcome to our YouTube channel. This is Neeraj Gupta from Bondai Educational Initiative. Today in this video, we are going to discuss nutrition in human beings. So let us start. And one more thing, if you like this video, please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon for further notification. Our next topic, that is nutrition in human beings. This is very important topic. ये as a whole 5 marks में आपके question में आ सकता है और इसके अंदर से 1 marker questions बहुत ज़्यादा बनते हैं जब हम बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं. Since this is nutrition in human beings, that means nutrition in myself, nutrition in you. तो we should read this by heart ताकि हम अपनी बॉडी के बारे में भी जान सके कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होता है. तो लेट अस सी. ये है हमारी बॉडी में ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल. आपको ये जान के हैरानी होगी कि दिस कनाल इज अराउंड 9 मीटर लॉन्ग. तो 9 मीटर लॉन्ग मतलब 27 फीट. मैक्सिमम हाइट अगर हम देखें ह्यूमन में 6 फीट के अराउंड चलती है. तो 27 फीट की लॉन्ग ट्यूब आपके बॉडी के अंदर है. तो वो कैसे एडजस्टेड है? तो आंसर है ये कॉइल्ड होती है. इसका बहुत सारा हिस्सा कॉइल्ड होता है. वो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंटेस्टाइन जो है वो कॉइल्ड है. तो काफ़ी लेंथ इसी में कवर हो जाती है. एनीवेज, अगर हम ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल में देखें, इस कनाल में आपका फूड ट्रेवल करता है. जो हम फूड खाते हैं वो इसी कनाल में ट्रेवल करता है और फाइनली एनस के थ्रू बाहर निकल आते हैं. अगर हम इस ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स देखें तो क्या पार्ट्स आएंगे? तो आंसर है माउथ आएगा. माउथ के थ्रू फूड अंदर आता है. टंग आएगा, फिर आएगा ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोल देते हैं. फिर है यहाँ पे लीवर. ये जो है ये लीवर है और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है दिस इज गॉल ब्लैडर. राइट, ओके. नेक्स्ट इज यहाँ पे हमारे पास आएगा स्टमक के बिल्कुल नीचे यहाँ पे बनाया गया है पैंक्रियास. और स्टमक से फूड होके कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो एक्सट्रीमली कॉइल्ड है. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से होके ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फाइनली बॉडी से बाहर आ जाता है थ्रू एनस. तो दीज आर फ्यू पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल. अब हम देखते हैं फूड का सिस्टम कि जो फूड हम खाते हैं बाहर से. सपोज आपने एक पिज़्ज़ा खाया, तो पिज़्ज़ा की स्लाइस जो आपने खाई, तो उस पिज़्ज़ा की स्लाइस का क्या होगा? तो हम देखते हैं कि हम जैसे ही हमने पिज़्ज़ा की स्लाइस खाई तो सबसे पहले टंग क्या करेगी? टंग उसका टेस्ट देखेगी, प्लस उसको हमारे माउथ में जो सलाइवा है, सलाइवा जो हमारा माउथ वाटरी होता है, सलाइवा जो होता है वो सलाइवा के साथ टंग मिक्स कर देगी. सलाइवा क्या करेगा वो भी हम देखते हैं. फिर फूड यहां से होते हुए ईसोफेगस में से जाएगा. ईसोफेगस से जाने के बाद स्टमक में जाएगा. स्टमक में जाने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका जो पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से निकलेगा और ये लीवर से जो बाइल जूस है वो सारा इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा. तो मैक्सिमम डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. हाउएवर डाइजेशन यहाँ पे भी होती है स्टमक में और माउथ में भी डाइजेशन होती है, लेकिन मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली डाइजेस्ट होने के बाद जो बच जाता है वो थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद और फाइनली बॉडी से बाहर आ जाता है. तो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे फूड का रास्ता क्या होता है, वो मैंने आपको आइडिया दे दिया. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा फूड, जैसे कि आपने पिज़्ज़ा खाया तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या और जो मटेरियल होगा उसके अंदर वेजिटेबल्स भी होते हैं, तो मिनरल्स प्रोटीन्स भी होंगे. नो डाउट उसके अंदर जो फालतू का मटेरियल है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, जंक फूड है तो वो तो होगा, लेकिन कुछ हो सकता है अच्छे मटेरियल भी हो. तो हमारी जो हम खाना बाहर से खाते हैं उसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं. कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स
but our body can absorb. Cells of our body need simple food particles. तो हमें क्या करना होता है, जो हम खाना खाते हैं उसको, उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं उनको हमें सिंपल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक करना होता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक करने का मतलब क्या है, जैसे कि हमें प्रोटीन जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ चाहिए। मतलब अगर हमारे खाने में प्रोटीन है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फैट्स हैं हमारे खाने में, तो फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमें फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ये एक दो एग्जांपल्स दी हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल से सिंपल फूड पार्टिकल का रास्ता जैसे ही हमारे माउथ में फूड एंटर करता है वहीं से शुरू हो जाता है, जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल से सिंपलर फूड पार्टिकल में खाने का टूटना, है ना, ये डाइजेशन है, राइट। तो सबसे पहले हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। जैसे कि अभी मेरे कहने पे आप लोग इमेजिन करिए कि खट्टी सी कोई चीज़ लाइक नींबू, लेमन को आप जैसे ही डायरेक्टली अपनी टंग पे स्क्वीज करेंगे तो आपके कान के पास से कुछ सेंसेशन होगी दोनों तरफ से। वो जो सेंसेशन होगी वो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स होती हैं ग्रंथियां, जो कि केमिकल रिलीज करती हैं जब हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। तो हमारे कान के पास और हमारे चीक पे यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे, वो सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करेंगे। सलाइवा यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स है, वो सलाइवा रिलीज करेंगे। सलाइवा के अंदर क्या होता है? तो आंसर है सलाइवरी अमाइलेज होता है। ये केमिकल है सलाइवरी अमाइलेज केमिकल। इस केमिकल का पर्टिकुलर नाम है एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होते हैं? हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को छोटे फूड पार्टिकल में तोड़ना है, सिंपल फूड पार्टिकल में। तो उसको तोड़ने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा, और वो जो कुछ है उसका बायोलॉजिकल नेम है एंजाइम। ये ऊपर मैंने डेफिनेशन दी है, आप ये एंजाइम की डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स which help in breaking down of complex molecule to simple molecules। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ने में मदद करते हैं। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, इट एक्ट्स एज एन एंजाइम विच ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स स्टार्च मॉलिक्यूल टू सिंपल शुगर मॉलिक्यूल। तो जो स्टार्च है हमारे खाने में, वी नो कि प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड फूड जो होता है स्टार्च की फॉर्म में होता है। अब ये प्लांट्स का फंक्शन है, तो हम स्टार्च को कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे? तो हमारी बॉडी में स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए पहले उसको शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, और ये काम हमारे माउथ में शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये काम बिल्कुल ही हमारे माउथ में हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग हमारे माउथ से ही हो जाती है। फिर हमारे जो टीथ हैं उसका काम क्या है? हमारे टीथ का काम होता है खाने को च्यू करना, उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देना ताकि खाने की मूवमेंट आसान हो सके। जो हमारी टंग है उसका काम क्या होगा? टंग का काम होता है फूड और ये जो सलाइवा है इसको मिक्स कर देना, टंग का काम होता है। अब जब फूड हमारे माउथ से पार्शली डाइजेस्ट होने के बाद, पार्शली टूटने के बाद आगे अपना रास्ता बनाता है ईसोफेगस में। इट इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ईसोफेगस, और इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। अब खाना इसमें से नीचे की तरफ जाता है। अब खाना नीचे की तरफ आता है तो ऊपर भी तो जा ही सकता है ना। तो उसके लिए क्या है, ये हमारे बॉडी में इंश्योर होता है कि ये जो खाना है वो बैक मूवमेंट ना कर सके। तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट होती है कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि जैसे ये एक पाइप है सपोज,
पाइप के अंदर हमने कुछ फूड पार्टिकल यहाँ पे डाल दिया। अब ये पाइप अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करती जाएगी कि ये फूड पार्टिकल को यहां से प्रेस होता जाएगा, ये फूड पार्टिकल को नीचे का रास्ता दिखाता जाएगा। राइट? जैसे कि आप केचप का पाउच खोलते हैं, अगर केचप का पाउच खोलते हैं तो आप दोनों हाथों से दोनों फिंगर से उसको दबाते जाते हैं और वो केचप नीचे की तरफ जाती है, तो कुछ इस तरह से। तो दिस पेरिस्टल्टिक मूवमेंट इंश्योर्स द फ्रंट मूवमेंट ऑफ फूड ओनली, फूड वापस नहीं जाने देता। तो यहाँ पे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट की वजह से खाना जो है वो वापस नहीं जाता है। राइट? तो यहाँ पे पहले तो ये क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रेट सलाइवा और सलाइवा का फंक्शन ये है। तो फ्रेंड्स आपको सलाइवा का फंक्शन अकेले भी याद रखना है। एनसीईआरटी में जो ये चीज़ें मार्क करी गई हैं ये आपके बोर्ड में डायरेक्टली 1 मार्क क्वेश्चन भी हो सकते हैं। राइट? नेक्स्ट इज रोल ऑफ मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक। अभी स्टमक तक नहीं पहुंचे हैं। तो ईसोफेगस में खाना इस तरह से जाता है, फिर उसके बाद खाना जाएगा स्टमक के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एक ऑर्गन में ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे स्फिंक्टर स्ट्रक्चर होते हैं, स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो एक वन डायरेक्शन गेट्स हैं, वन वे गेट्स हैं कि जब खाना उसके अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे गेट बंद हो जाएगा कि खाना वापस ना जा सके। तो स्फिंक्टर्स हैं, स्फिंक्टर्स। अब खाना आ गया है हमारे स्टमक में, स्टमक में खाना आ गया तो स्टमक और खाने का तो बहुत वो रिलेशन ही उन्हीं का है। तो स्टमक में क्या होता है? तो आंसर है स्टमक को बायोलॉजिकल टर्म में गैस्ट्रो बोलते हैं, गैस्ट्रो। आप अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हम गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें गैस्ट्रो डिपार्टमेंट देखना पड़ता है। तो स्टमक के अंदर क्या होती है? पहले तो लाइनिंग होती है अंदर से, लाइनिंग मतलब अंदर से कवरिंग होती है, पेस्टिंग होती है अंदर से, ताकि स्टमक की वॉल्स को डायरेक्टली इफेक्ट ना कर सके। अब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो यहाँ पे ये वर्ड है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्रंथियां होती हैं जो केमिकल रिलीज करती हैं जब हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 चीजें रिलीज होती हैं। वो 3 चीजें कौन सी रिलीज होती हैं फ्रेंड्स? तो फर्स्ट इज पेप्सिन, अ केमिकल नोन एज पेप्सिन। अनदर इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अनदर इज म्यूकस। तो 3 चीजें रिलीज होती हैं, वो हम देख लेते हैं इन तीनों का फंक्शन क्या है फर्दर। तो जो पेप्सिन है इट इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं PP, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उसको डाइजेस्ट करके सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। HCl, जो HCl है उसका क्या फंक्शन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज हार्मफुल फॉर किलिंग फॉर द बैक्टीरिया ओनली सिंस इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्टमक। तो ये सिर्फ बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए इतना हार्मफुल नहीं होता, बिकॉज इट इज नेचुरल प्रोसीजर। तो हमारी बॉडी इतना HCl नहीं प्रोड्यूस करेगी कि हमारे लिए ही हार्मफुल हो। दूसरा है HCl क्यों प्रोड्यूस किया जाता है? प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन। ये जो पेप्सिन है इसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। तो ये जो HCl है इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन। राइट? नेक्स्ट इज म्यूकस। म्यूकस हमारी बॉडी में रिलीज होता है, वो एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। एल्कलाइन मीडियम का मतलब बेसिक मीडियम। दोस्तों हमें ये पता है कि जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, वो एक्सेस जो HCl का होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। राइट? तो ये इसका ये क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये मैंने यहाँ पे ये मार्क करा हुआ है 1, 2 एंड 3, और यहाँ पे फंक्शंस भी बात करी हुई है। तो आपको 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन। तो आप इसका फंक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक। The muscular walls of the stomach helps in mixing the food thoroughly with more digestive juices.
तो जो जूसेस के साथ है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो जूसेस हैं उनके साथ मिक्स करने में हेल्प करेगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये जो स्फिंक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, वो स्फिंक्टर्स ये यहाँ पे है, राइट। तो हम देखते हैं फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर्स, फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक्सेसिवली कॉइल्ड होती है। एक्सेसिवली कॉइल्ड होती है तो इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता जाएगा, इसके कारण इसके अंदर डाइजेशन भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि वाई हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड लॉन्गर इंटेस्टाइन। इनके पास लॉन्गर इंटेस्टाइन क्यों होती है? वो इसलिए होती है टू अलाउ सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। जो हर्बीवोर्स होते हैं, वो जो खाना खाते हैं उसके अंदर सेलुलोज होता है भरपूर मात्रा में, टू बी डाइजेस्टेड। वो सेलुलोज इजीली धीरे धीरे करके मूव होता जाए और डाइजेस्ट होता जाए, राइट। अब हम चलते हैं, नेम द मटेरियल्स डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डाइजेस्ट होता है? तो आंसर है हमारे खाने में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। और ये इस पर्पस के लिए ये कहाँ से मटेरियल आता है? क्या स्मॉल इंटेस्टाइन खुद ही ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करती है जो इन तीनों को डाइजेस्ट कर सके? तो आंसर है नॉट एग्जैक्टली। इसके लिए जो मटेरियल आता है, जो सब्सटेंस आता है, जो एंजाइम आता है, वो पैंक्रियाज और लीवर से सिक्रेशन आता है। तो बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिशेस, ये बाइल जूस फ्रॉम द लीवर। तो फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट या बाइल जूस, बाइल सॉल्ट ब्रेक्स देम इनटू स्मॉलर ग्लोबुलस। इसको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है, बाइल सॉल्ट ब्रेक्स फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। फैट्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको स्मॉल मतलब सिंपल मॉलिक्यूल में हमें ब्रेक करना है, तो वो बाइल सॉल्ट का फंक्शन है। फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज हमारे पास दो चीजें सिक्रीट करता है। वन इज ट्रिप्सिन जो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए है, अनदर इज लाइपेज जो कि इमल्सिफाइड फैट की डाइजेशन के लिए है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे कि कई जगह पे फैट कई जगह पे डाइजेस्ट हो रही है, प्रोटीन्स कई जगह पे डाइजेस्ट हो रहे हैं। दिस मीन्स कि हमारा जो खाना है वो कम्प्लीटली एक जगह पे या एक ऑर्गन में डाइजेस्ट नहीं होता, पार्शली धीरे धीरे करके ऑर्गन्स में डाइजेस्ट होता रहता है, राइट। राइट द फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टाइन जो है वो भी क्या सिक्रीशन में कुछ मदद करती है, डाइजेशन में कुछ मदद करती है? तो आंसर है इंटेस्टाइन में मेनली डाइजेशन होती है। वो बाइल सॉल्ट भी डाइजेशन इंटेस्टाइन में करता है, पैंक्रियाज की सिक्रीशन भी इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन करती है, और इंटेस्टाइन भी अपना कुछ मटेरियल सिक्रीट करती है जिसको इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं। ये जो इंटेस्टिनल जूस है इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ते हैं, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से प्रोटीन की डाइजेशन हुई जो कि एंजाइम्स इंटेस्टिनल जूस से निकले हैं। फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हुई, फैट्स की डाइजेशन हुई। तो फाइनली इंटेस्टाइन के अंदर बाइल सॉल्ट के कारण डाइजेशन हुई, पैंक्रियाटिक जूस के कारण डाइजेशन हुई, इंटेस्टिनल जूस के कारण डाइजेशन हुई। तो डाइजेशन होने के बाद अब हमारे जो फूड के कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स थे वो सिंपल पार्टिकल्स में टूट चुके हैं। जब वो सिंपल पार्टिकल्स में टूट चुके हैं तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसको हमें सेल्स तक पहुंचाना है जहां पे उसकी ज़रूरत है। तो सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमारी जो विलाय होती हमारे जो इंटेस्टाइन होती है, उस इंटेस्टाइन में हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डाइजेस्टिव
मटेरियल को, जो मटेरियल हमने इमल्सिफाइड फैट को तोड़ के जो मटेरियल बनाया है, प्रोटीन को तोड़ के जो मटेरियल बनाया है, वो मटेरियल इन विलाई के थ्रू, ये जो स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इस विलाई के थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जा पाएगा, राइट, एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई which increase the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. ये हम ट्रांसपोर्टेशन में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जो यहाँ से फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करती हैं और वहाँ से आर्टरी और वेन के थ्रू ट्रेवल होता है। एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues. As we know कि हमारी बॉडी में रिपेयर और मेंटेनेंस चलता रहता है, तो चलने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए खाना चाहिए, वो खाना यहाँ से निकलेगा। फिर फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है वो विलाई के थ्रू निकल आता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाता है। लेकिन वेस्ट मटेरियल भी तो होगा जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो वो वेस्ट मटेरियल कहाँ जाता है? तो आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। वहाँ पे भी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने की। The rest of material is removed from the body via the anus. The exit of this waste material is regulated by anal sphincter. Anal sphincter मतलब फिर से वही वन वे ओपनिंग गेट है, वन वे गेट है। तो जब कोई मटेरियल हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है तो दोबारा से वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्फिंक्टर, राइट। चलिए, तो स्टूडेंट्स, this was all about today's lecture. I hope you like this lecture, and if you like this lecture, please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you and all the best.